कि भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं और हर थोड़ी दूर पर लोगों की बोली बदल जाती है। तो एक ऐसी लैंग्वेज को चुनना मुश्किल था जो सबको एक साथ जोड़ सके। और प्रॉब्लम ये थी कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसे आम आदमी समझ नहीं सकता था, लेकिन गवर्नमेंट चलाने के लिए वो ज़रूरी बन चुकी थी। और हिंदी, जो देश के ज़्यादातर हिस्सों में बोली जाती थी, उसे राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात चली। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जब आर्टिकल 343 के ऊपर डिबेट चली तो लोग इमोशनल होने लगते हैं। हिंदी के फेवर में लोगों का कहना था कि ये भारत की पहचान है, लेकिन साउथ इंडिया के लोग इस बात से सहमत नहीं थे। तमिलनाडु के टीटी कृष्ण रामाचारी ने असेंबली में कह दिया कि अगर आप हम पर हिंदी थोपते हैं तो साउथ के लोग खुद को दूसरे दर्जे के नागरिक समझेंगे। और बात यहाँ पे आइडेंटिटी पर भी आ जाती थी, क्योंकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये लैंग्वेज के साथ साथ वहाँ की संस्कृति भी थी, और उन पर किसी दूसरी लैंग्वेज को थोपना उनके लिए इंसल्ट की तरह था। तो फिर बाद में जाकर एक कॉम्प्रोमाइज होता है जब आर्टिकल 343 में लिखा गया कि हिंदी यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, लेकिन साथ ही ये बोला गया कि इंग्लिश को अगले 15 साल तक कंटिन्यू किया जाएगा, यानी ईयर 1965 तक। ये एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज था जो लोगों को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और ये वही कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर ईयर 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसमें स्टेट्स को उनकी लैंग्वेज के आधार पर दोबारा बनाया गया। ईयर 1959 में नेहरू ने लोकसभा में एक प्रॉमिस दिया कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाते वक्त किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं होगी और इंग्लिश तब तक चलेगी जब तक नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स तैयार ना हो जाए। फिर आया 26 जनवरी 1965 और ये वो दिन था जब हिंदी को भारतीय यूनियन की एकमात्र राजभाषा बनाया जाने वाला था। लेकिन उस दिन देश का एक बड़ा हिस्सा, खासकर तमिलनाडु, इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। तमिलनाडु में लगातार 2 महीने तक हड़ताल, रेल रोक और बांध जैसे प्रोटेस्ट हुए। ये था वो वक्त जब तमिलनाडु के स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए, पोस्टर्स, बैनर्स लाए गए, लाठियां चलाई गई और इस वजह से बहुत से लोग जेल भी गए। मदुराई, त्रिचुपल्ली, कोयम्बटूर ऐसे साउथ के बहुत सारे जगह में होने लगा और हर गली में लोग डाउन विद हिंदी का नारा लगा रहे थे। 25 जनवरी को सलेम के पास चिन्नासामी नाम के स्टूडेंट ने खुद को जिंदा जला लिया और हिंदी नहीं चलेगी कहते हुए शहीद हो गया। इस हादसे ने आंदोलन को और भड़का दिया। तमिलनाडु में ये पहली बार था जब प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हुआ था। सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया, रेलवेज और पोस्टल सर्विसेज तक बंद कर दी गई थी। सीएन अन्नादुराई, जो डीएमके के मुख्य नेता थे, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को एक पॉलिटिकल आंदोलन में बदल दिया। डीएमके ने सीधा कह दिया कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो तमिलनाडु भारत से अलग होने के बारे में सोचेगा। 60 से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट में मारे गए, बहुत से लोगों को जेल में डाला गया। ये आंदोलन सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहा, केरला और आंध्रा में भी छोटी छोटी प्रोटेस्ट होने लगे। कर्नाटका में स्टूडेंट्स ने ब्लैक बेजेस पहन के कॉलेज जाना शुरू कर दिया। पीएम लाल बहादुर शास्त्री के सामने एक प्रॉब्लम आया, एक तरफ नेशनलिज्म था और दूसरी तरफ फेडरलिज्म। शास्त्री ने फिर ईयर 1965 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज बिल लाने की बात कही, जिसमें यह क्लैरिफाई किया गया कि हिंदी को किसी पर थोपा नहीं जाएगा और इंग्लिश इंडेफिनिट पीरियड तक यूज होती रहेगी। बाद में ये बिल पास हुआ और आज भी हिंदी के साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल कामों में यूज होती है। इन प्रोटेस्ट ने डीएमके को 1967 के इलेक्शंस में बहुत बड़ी जीत दिलाई और कांग्रेस को तमिलनाडु में पहली बार पावर से हटा दिया गया। इलेक्शंस जीतने के बाद डीएमके की तरफ से अन्नादुराई चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने सीएम बनने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि हिंदी को तमिलनाडु के स्कूल करिकुलम से हटा दिया। उन्होंने कहा कि हम तमिल बोलने वालों पर हिंदी का बोझ नहीं डालेंगे। इस डिसीजन ने साउथ इंडिया में एक मिसाल सेट कर दिया, एक ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें भाषा, कल्चरल प्राइड और रीजनलिज्म एक साथ चले। ये वही वक्त था जब द्रविडियन मूवमेंट अपने पीक पर था। पेरियार ईवी रामासामी, जो रैशनलिज्म के प्रमुख थे, उनका कहना था कि हिंदी एक ब्राह्मणिकल डोमिनेंस का जरिया है। पेरियार ने तमिलनाडु में एंटी ब्राह्मण, एंटी हिंदी, एंटी नॉर्थ डिस्कोर्स को इतना मजबूत किया कि ये साउथ में एक कल्चरल रिवॉल्यूशन बन गया। तमिल सिनेमा भी इस मूवमेंट का हिस्सा बना। शिवाजी गणेशन और एमजीआर जैसे सुपरस्टार्स ने तमिल प्राइड को सिल्वर स्क्रीन पर उतारना स्टार्ट कर दिया। आगे जाकर एमजीआर तमिलनाडु के सीएम भी बने और वो अपनी आइडेंटिटी प्योर तमिल मैन के नाम से बताते थे। ईयर 1969 में अन्नादुराई की डेथ के बाद करुणानिधि ने डीएमके की कमांड संभाली। उन्होंने भी लैंग्वेज पॉलिसी को बरकरार रखा, पर उसके साथ साथ उन्होंने तमिल के कल्चर को मेन स्ट्रीम मीडिया में भी पुश किया। 1970s में उन्होंने तमिल लिटरेचर, पोइट्री और संगमेश को स्कूल सिलेबस में लाया। तमिल को एक मॉडर्न और ग्लोरियस भाषा बनाया गया। ईयर 1980 में एआईएडीएमके, जो एमजीआर की पार्टी थी, उन्होंने भी डीएमके की लैंग्वेज लाइन कंटिन्यू रखी, यानी तमिल पॉलिटिक्स में भाषा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया। अब हर पार्टी, हर नेता ये कहने लगा था कि तमिल अपनी आइडेंटिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। गवर्नमेंट ने ईयर 1968 में 3 लैंग्वेज फार्मूला अनाउंस किया,
लेकिन तमिलनाडु ने इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ तमिल प्लस इंग्लिश मॉडल पर टिक गया। तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को आज भी हिंदी कंपलसरी नहीं पढ़ना पड़ता। जब तमिलनाडु में द्रविडियन पार्टीज हिंदी के खिलाफ मोर्चा संभाल रही थी, इस दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई हिंदी प्रमोशन पॉलिसीज बना ली थी। हिंदी प्रचार सभा का बजट बढ़ाया गया, केंद्रीय हिंदी निदेशालय बनाए गए, रेडियो, टेलीविजन और रेलवे अनाउंसमेंट्स हिंदी में होने लगे। नॉर्थ इंडियन नेताओं ने हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखना भी शुरू कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता यूएन में अब हिंदी में स्पीच देने लगे। लेकिन इसी टाइम पर साउथ इंडिया इसे एक थ्रेट की तरह देख रहा था। और फिर आता है एक नया प्रॉब्लम, जिसमें हिंदी को यूपीएससी और नेशनल लेवल एग्जाम्स में प्रेफरेंस दिया गया। तमिलनाडु और कर्नाटका के स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि हिंदी स्पीकिंग एस्पायरेंट्स को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। ईयर 1976 में कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एस्पायरेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। यूपीएससी मेंस के ट्रांसलेशन, हिंदी में मॉडल आंसर्स और हिंदी इंटरव्यूज, ये सब नॉर्थ के कैंडिडेट्स के लिए एडवांटेज बन रहे थे। कर्नाटका में ईयर 1981 में एक और वेव चली, एंटी हिंदी प्रोटेस्ट इन बेंगलोर। लोकल लोगों का कहना था कि जॉब्स में हिंदी वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने भी एक इशू उठाया कि मराठी जॉब सिर्फ मराठी लोगों के लिए है। और ये सिर्फ साउथ का इशू नहीं था, ईस्ट इंडिया स्टेट्स जैसे बंगाल और ओडिशा भी हिंदी डोमिनेंस को अपोज करने लगे। ये सवाल राजनीति से निकलकर अब एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन तक पहुंचा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये क्लियर किया कि भारत के लिए कोई एक राजभाषा कंपलसरी नहीं बनाई जा सकती और आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को राजभाषा बनाया गया, ना कि राष्ट्रभाषा। ये कंफ्यूजन आज तक चलता आ रहा है। आर्टिकल 344 और 351 ने हिंदी को प्रमोट करने की बात कही, लेकिन किसी और भाषा को दबाने के बारे में बिल्कुल नहीं कहा। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हिंदी तब तक राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती जब तक उसके पीछे नेशनल यूनिटी ना हो। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़े, कुछ कदम ऐसे उठने लगे जिससे ये डर बढ़ता गया कि हिंदी इम्पोज किया जा रहा है। यूपीएससी में हिंदी ऑप्शनल का ज़्यादा वेटेज होना, हिंदी बुक्स का सिलेबस में डोमिनेंस होना और नीट और जेई जैसे एग्जाम्स में हिंदी इंग्लिश का सेंट्रल फोकस होना। ये 2020 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP आई, तो फिर एक बार लैंग्वेज को लेकर इशू बढ़ने लगे। NEP ने कहा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को फॉलो किया जाएगा और ग्रेड 5 तक मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। लेकिन तमिलनाडु ने इसे तुरंत अपोज किया और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम अपने बच्चों पर हिंदी थोपने नहीं देंगे। शेड्यूल 8 में 14 लैंग्वेजेस थी, आज 22 है। लेकिन उनके स्पीकर्स आज भी पूछते हैं कि क्या उन्हें इक्वली रिप्रेजेंट किया जाता है। बोडो, मैथिली, सेंथली, कोंकणी, इन सबको इंक्लूजन मिला। लेकिन आज भी 40 से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज हैं जो शेड्यूल 8 के बाहर हैं। पहले ये कॉन्फ्लिक्ट्स एजुकेशन और कल्चरल को लेकर होती थी, पर अब लोग लैंग्वेज को लेकर आपस में लड़ने लगे। जुलाई 2025 एक ऑटो ड्राइवर पैसेंजर से सिर्फ इसलिए झगड़ पड़ता है क्योंकि उसे मराठी में बात नहीं की। अप्रैल 2025 में कर्नाटका में नमा मेट्रो हिंदी पेदा मूवमेंट दोबारा उभर कर आता है, जब बेंगलुरु में स्टेशंस पर हिंदी साइनेज दोबारा लगाए जाते हैं। और इंडिया में बहुत से लोग पर्सनल लेवल पे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और ये सिर्फ फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं है, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हर दूसरा रील, हर छोटा क्रिएटर एक नया व्यू पॉइंट लेकर आ जाता है। कुछ कहते हैं कि हिंदी भारत के लोगों को जोड़ता है, तो कुछ कहते हैं कि हिंदी भारत पर जबरदस्ती थोपी जा रही है। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है? जब एक तमिलनाडु का स्टूडेंट हिंदी सीखने के बजाय फ्रेंच या जर्मन ऑप्ट करता है, तो ये रेबेलियन है या प्रेफरेंस? तुलु के लिए कर्नाटका में 2023 में और फिर 2025 में रैलीज होती है। राजस्थान में राजस्थानी को शेड्यूल में शामिल करने की मांग 2001 से चल रही है, लेकिन अब तक पार्लियामेंट ने वो बिल पास नहीं किया। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लैंग्वेज को लेके नहीं, बल्कि रिप्रेजेंटेशन, रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन का है। हिंदी को एक कनेक्टिंग लैंग्वेज बनाया जा सकता है बिना किसी दूसरे लैंग्वेज को दबाए। रीजनल लैंग्वेज को उनका राइटफुल स्पेस मिल सकता है बिना हिंदी को डिमोनाइज किए।